Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is the fifth lecture of our unit Rights in National Constitution South Africa and India. लास्ट लेक्चर से हमने साउथ अफ्रीका का हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट स्टडी किया था, इंडिया का भी हिस्टोरिकल पॉलिटिकल कंटेक्स्ट स्टडी किया था। साउथ अफ्रीका में देखा अपार्थाइड एरा कैसे आया था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हुआ था वहाँ पर, फिर डेमोक्रेसी कैसे आई थी। इंडिया का हमने स्टडी किया था कि कॉलोनियल ब्रिटिश कॉलोनीज कैसे रूल कर रही थी वहाँ पर इंडिया पर, फिर इंडिया को इंडिपेंडेंस कैसे मिला था। फिर हमने स्टडी किया था कि व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कौन कौन से मिले हुए हैं पीपल को साउथ अफ्रीका में और इंडिया में, और कौन कौन से राइट्स की किन किन चीज़ों पर जोर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया की और साउथ अफ्रीका की जो पुरानी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चेंजेस करे गए कॉन्स्टिट्यूशन में, कैसे नए कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया बनाया गया था। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, मतलब जुडिशरी को कोर्ट्स को हमारे राइट्स को एक्सप्लेन क्यों करना पड़ता है और उसकी नीड क्या है, और कैसे कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ है, कौन कौन से केसेस जो है रिस्पॉन्सिबल है, किस किस केस ने काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ों को ऐड करवाने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। ओके देन लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस व्हाई जुडिशियल इंटरप्रिटेशन मैटर्स। जुडिशरी की रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स को एलैबोरेट करने के लिए या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेसिकली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बिल बुक है, मतलब एक रूल बुक है, गाइड बुक है, जिसमें हमारे राइट्स और प्रिंसिपल्स मेंशन लिखे हुए हैं, बट उनका मीनिंग, उनके वर्ड्स को क्लैरिफाई करने का काम कौन करता है, स्पेसिफिक सिचुएशन के बेसिस पे उनको क्लैरिफाई करने का काम कौन करता है, हमारा कोर्ट करता है। अगर हमारे राइट्स क्लैश कर रहे हैं या वॉयलेशन हो रहा है राइट्स का, या फिर एक सिंगल वर्ड की डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स ना निकलें, उनको इंटरप्रेट करने का काम कौन करता है, हमारी जुडिशरी करती है। तो साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बने हुए हैं, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। तो जो राइट्स को इलेबोरेट करने का काम करता है बेसिकली वो होता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, राइट्स को इलेबोरेट करने का काम होता है, वो इसीलिए रिक्वायरमेंट होती है जुडिशरी इंटरप्रिटेशन की। क्योंकि अगर राइट्स को इनको इलेबोरेट नहीं किया जाएगा तो लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी मीनिंग निकालेंगे इनका और फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगी। तो ये मैं क्लैरिफाई कर देता है कि इस वर्ड का किस कंटेक्स्ट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है और किस किस इस वर्ड के अकॉर्डिंग हमारे कौन कौन से राइट्स हमें मिल रहे हैं और कौन कौन से राइट्स के में लिमिटेशंस लगी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो इसका काम भी कौन करता है, हमारे कोर्ट्स करती हैं। तो बेसिकली ये क्लैरिफाई कर देता है हमारे स्कोप राइट्स के, क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ राइट्स कि हमें कौन कौन से राइट्स मिले हुए हैं, कहाँ पे कैसे मिले हुए हैं और कितना कितना में लिमिटेशन लगा हुआ है इस पर, और किस कॉन्स्टिट्यूशन में किस किस राइट्स के बारे में बात की गई है। इवन ये बैलेंस करता है इंडिविजुअल का फ्रीडम का विद पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लोगों को जितनी फ्रीडम देनी चाहिए उतनी फ्रीडम देने का काम करता है, बैलेंस करने का काम करता है हमारा कोर्ट। ये बेसिक था, कॉमन था कि कॉमन जो कोर्ट का काम क्या होता है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कॉन्स्टिट्यूशन को इलैबोरेट करने के लिए। अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका की, कि साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का क्या रोल प्ले करता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन में, और जो कुछ मेन केसेस हुए थे उनके एग्जाम्पल कंसिडर करके देखेंगे हम कि उन्होंने कोर्ट को, हमारे कोर्ट मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को इलेबोरेट करने का, एक्सप्लेन करने का या फिर उसमें कुछ चेंजेस करने का काम कैसे प्ले किया, रोल कैसे प्ले किया। तो फर्स्ट आएगा इसमें रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये स्टैब्लिश जो हुआ था वो 1993 के हमारे टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था साउथ अफ्रीका में उसके थ्रू हुआ था, बट फिर जब हमारा परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1996 में तो उसके बाद में ये कंटिन्यू करता रहा था उसके बाद से भी। ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है, जैसे हमारे इंडिया में हमारा सब हाईएस्ट कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स के लिए वहाँ पर हाईएस्ट कोर्ट कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है। अब आता है इसमें, इसके पास इतनी पावर होती है कि ये गवर्नमेंट का कोई भी लॉ हो या कोई भी एक्शन हो, जो अगर कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, कोई मैटर क्रिएट कर रहा है, कोई भी इशू क्रिएट कर रहा है बिल ऑफ राइट्स के अगेंस्ट में, तो उसे वो ख़त्म कर सकता है। उस मैटर को ख़त्म करने के लिए कोई भी लॉ को, कोई भी एक्शन को गवर्नमेंट के को ख़त्म कर सकता है, खारिज करने का काम कर सकता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल कोड जो है। अब इससे की प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। इसमें पहला दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में कोर्ट का एम होता है कि वो अपार्थाइड एरा में जो अपार्थाइड वाला जो पास्ट है इसका, उस सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करके इक्वलिटी को, जस्टिस को, ह्यूमन डिग्निटी को अचीव करने का काम करे, ये इसका एम है। सेकंड आता है इसका रीजनेबलनेस एंड प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन। इसमें आता है कि सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो है, गवर्नमेंट जो कोर्ट है जो एक्शंस ले रही है वो रीजनेबल है या नहीं है, टाइम के साथ साथ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, जो सोशो इकोनॉमिक राइट्स दिए जा रहे हैं लोगों को,
वो रीजनेबल है या नहीं है। इसका काम भी कौन करता है, की प्रिंसिपल्स में इसका सेकेंड प्रिंसिपल आता है। थर्ड आता है बैलेंसिंग एंड लिमिटेशन। अब ये है कि हमारे राइट्स को अगर कुछ ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो रीजनेबल जस्टिफिएबल हमारे उसे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं वहाँ पर। तो उसका काम भी होता है कि रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं और उससे लिमिट किया जा सकता है, बेसिकली लिमिट कर सकते हैं राइट्स को। तो बैलेंसिंग लिमिटेशन में ये भी आता है। इवन ये भी आता है कि कोर्ट जो है वो इंडिविजुअल राइट्स को ऊपर रखती है अगेंस्ट कॉमन गुड। हम ये बोल सकते हैं कि इंडिविजुअल के राइट्स को वायलेशन ना हो और लोगों का हित भी होता रहे। तो इस तरीके से जो कोर्ट का काम करने का काम होता है वो भी इसकी की प्रिंसिपल में आता है। अब नेक्स्ट आएगा कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से केसेस ने कैसे रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को इलैबोरेट करने में। अब इसमें क्या होता है, कुछ केसेस की बात करेंगे। फर्स्ट केस है इसमें स्टेट वर्सेस मैकवानियाने, 1995 का केस है। इसमें इशू था, लोगों ने पूछा था कि डेथ पेनल्टी जो है, जो लोगों को फांसी सजा दी जाती है, जो मौत की सजा दी जाती है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। अब इनका पूछने का रीज़न ये था क्योंकि जब अपार्थाइड एरा चल रहा था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जब इस टाइम चल रहा था, तो उस टाइम पे डेथ पेनल्टी जो थी वो वैलिड थी। वो उन लोगों वहाँ पर लोगों को डेथ पेनल्टी दी जाती थी, तो उनके अकॉर्डिंग वो कॉन्स्टिट्यूशनल था। बट 1994 के बाद में लोगों ने पूछा कि ये डेथ पेनल्टी जो है ये वैलिड है या नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, क्योंकि ये तो राइट टू लाइफ को, राइट टू डिग्निटी, लाइफ को न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स मिले हुए हैं उसको वॉयलेट कर रहा है। तो इस वाले केस को जब अराइज हुआ था तो उस टाइम फिर इस चीज़ पर ध्यान दिया गया कि डेथ पेनल्टी जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। तो कोर्ट का डिसीजन आया, कोर्ट ने साफ मना कर दिया डेथ पेनल्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे फिर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि फिर से जो ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगा बिल ऑफ राइट्स में, जो मैं राइट्स मिले गए हैं, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। तो इस डिसीजन से ये जो है ये कोर्ट का एक सबसे बड़ा डिसीजन माना गया था, जिसमें शो किया गया था कि ये कमिटमेंट शो किया गया था कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कोर्ट जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है हमारे बिल ऑफ राइट्स में जो राइट्स दिए गए हैं ह्यूमन राइट्स, उनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। ये सब शो किया था स्नैप कोर्ट के डिसीजन ने। तो ये मैटर क्यों करा था, क्योंकि इसने ये मतलब स्टैब्लिश किया था साउथ अफ्रीका में कि ह्यूमन राइट्स की इम्पोर्टेंस है। वो जो है वो इम्पोर्टेंस कम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ह्यूमन राइट्स अपार्थाइड एरा के बाद में लोगों को ह्यूमन राइट्स दिए गए, वो खोखली बातें नहीं है, वो एक्चुअल में मान रहे हैं राइट्स को, और इसीलिए इस पर वर्क करना भी उन्होंने स्टार्ट किया हुआ है। ये सब वर्क्स वगैरह जो भी बताए गए हैं ये सब काम करे जाएंगे, लोगों को राइट्स दिए जाएंगे, अगर वायलेशन होगा तो फिर जस्टिस मिलेगा। सब सारी बातें, ये खोखली बातें नहीं, सारी सब कुछ माना जाएगा। तो ये इसलिए मैटर किया था, और इसमें से ये भी ब्रेक किया गया था मिथ लोगों के बीच में मन में कि ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है लोगों को भी इतना अच्छे से ट्रस्ट नहीं हो रहा था उस पर कि ये सब जो राइट्स की बात की गई एक्चुअल में दिए जाएंगे कि नहीं दिए जाएंगे। तो ये सब मिथ को भी क्रिएट कर, मिथ वगैरह जो लोगों का फेथ था उसको भी बढ़ाने का काम किया था इस डिसीजन ने लोगों के, मतलब कोर्ट के। ये पहला केस था। सेकंड केस एग्जांपल, एक और एग्जांपल है इसमें मैंने दिया है। इसमें है गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में हुआ था ग्रुड बूम का केस जो था 2000 में हुआ था ये केस। इसमें ये था कि कुछ जो लोग थे उनको उनके जो टेम्परेरी इनफॉर्मल हाउसिंग मतलब हो रहा था कि जहाँ पर वो लोग बिना इनफॉर्मल तरीके से रह रहे थे वहाँ पर, तो उससे उधर से उन्हें निकाल दिया गया। अब उनके पास कोई जगह नहीं थी, तो उन्होंने ये बात रखी थी गवर्नमेंट जो है वो फेल हो गई है उनको राइट टू एडिक्वेट हाउसिंग वाला जो उनका राइट है उसको फुलफिल करने में। तो अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग उनको राइट था कि उनको प्रॉपर हाउस मिलेगा, मतलब घर में एडिक्वेट प्रॉपर हाउसिंग वाला राइट था, और क्या कहते हैं कंडीशंस मिलेंगी लिवलीहुड के लिए, बेटर कंडीशंस, अच्छे एनवायरनमेंट वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा रहने के लिए, तभी ये राइट उनका वॉइड हुआ था। तो कोर्ट का डिसीजन आया था, कोर्ट जब ये अपील की थी कोर्ट में, तब इस टाइम फिर इसका कोर्ट बताया, ये सब केस जब हुआ था तब साल में कोर्ट का डिसीजन आया इसमें कि जो गवर्नमेंट है उसको कुछ रीजनेबल एक्शन तुरंत लेने चाहिए लोगों को घर प्रोवाइड करवाने पे, स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप्स जो भी है हमारे चिल्ड्रन आते हैं, बच्चे हैं, वो अब ऐसे उनको घर नहीं है उनके पास, तो फिर वो कहाँ रहेंगे, सड़कों पर रहेंगे क्या। तो ये तो उनके प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए भी सही नहीं है ना, इवन घर हो, फीमेल हो, उनके लिए भी नहीं है। तो उनको भी स्पेशल तुरंत इंस्टेंट मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को। और उन्होंने कोर्ट ने यही मेंशन किया था कि गवर्नमेंट जो है वो इंस्टेंटली उन्हें घर तो बनवा नहीं सकती, उनके लिए इंस्टेंटली घर बनवाने का पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी उन्हें
एक प्लान तैयार करना है प्रोग्रेसिवली, जो आगे की चीज़ों को मतलब हाउसिंग को मोर एसेसिबल बना दे लोगों के लिए, जो राइट है उनको ये इजीली एसेसिबल हो जाए लोगों के लिए। काफ़ी कंडीशन इस तरीके से काम करना चाहिए, इस प्लान को उनको कोर्ट को शो करने के लिए बात की थी इसने। अब ये मैटर क्यों करा था, वाई इट इज मैटर में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि इसने ये प्रूफ किया था कि सोशो इकोनॉमिक राइट्स जो हैं गवर्नमेंट ने दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन दिए हैं, वो लीगली एनफोर्सेबल है राइट्स है, जो गवर्नमेंट को उसके लिए काम करना इम्पोर्टेंट है। उसने एक प्रेशर क्रिएट किया था गवर्नमेंट पर कि गवर्नमेंट को इस चीज़ में भी एक्शंस लेने हैं और गवर्नमेंट को इनके राइट्स को इन्फोर्स करवाने, अच्छे तरीके से लागू करने में एक्शंस गवर्नमेंट से लेने और रीजनेबल एक्शंस लेके लोगों को चीज़ों को प्रोवाइड करवाने का काम करना है। इवन गवर्नमेंट में ये प्रेशर भी क्रिएट किया था कि वो जो लोग डेस्परेट नीड में है, काफ़ी ज़्यादा नीड है उनको भी हेल्प प्रोवाइड करने के लिए इफेक्टिव पॉलिसीज भी बनाए जाए ऐसे, ताकि उन लोगों की हेल्प हो इफेक्टिवली और जल्दी से जल्दी। तो ये भी प्रेशर क्रिएट किया था इस वाले केस के थ्रू। ये हमने केसेस देखे कि ये तो मैंने आपको 2 केसेस एग्जांपल दिया था, ऐसे और भी केस हुए थे साउथ अफ्रीका में, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने में गवर्नमेंट के डिसीजन, कोर्ट डिसीजन ने ये शो किया था कि बिल ऑफ राइट्स में जो राइट्स दिए गए हैं वो खोखले नहीं थे, या फिर उनको इम्पोर्टेंस इतनी है उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाने का काम किया था कोर्ट के डिसीजंस ने भी। तो ये आगे और एग्जांपल्स भी है, मैंने 2 एग्जांपल मेंशन किए हैं इसमें। अब इसमें हम देखेंगे इंडिया का जुडिशियल रिपुटेशन और उसके कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने में और कॉन्स्टिट्यूशन को की इम्पोर्टेंस बढ़ाने में क्या रोल प्ले किया था उनके हिस्से ने। पहला इसमें पॉइंट दिया मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक हाईएस्ट कोर्ट है, इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, जो जितने भी लीगल मैटर्स है, कॉन्स्टिट्यूशन जो इश्यूज है उनको हैंडल करने का काम करता है। हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, बट मेन जो सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। ये प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स को हमारे, और डीपीएसपी जो है उनको यूज करके फंडामेंटल राइट्स को एक्सप्लेन करने का भी काम करता है कोर्ट को। हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए मेनली जाना जाता है। मेनली इसमें पीआईएल के बारे में बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। इसमें ये है कि ये इन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को राइट दिया हुआ है कि कोई भी ऑर्डिनरी सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कोई भी सिटीजन अगर पर्सन केस नहीं कर पा रहा है या फिर उसके राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो उसके बिहाफ पर केस कर सकता है या कोर्ट में अपील कर सकता है। ये इसके लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट जाना जाता है जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। अब बेसिक इसका की आइडिया क्या है और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट्स में चेंज कर सकता है या फिर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकता है, बट कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कोर प्रिंसिपल्स हैं, उसको चेंज नहीं कर सकता है। बेसिक प्रिंसिपल हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंट भी किसी भी लॉ के या अपने किसी भी रूल के थ्रू। बेसिक स्ट्रक्चर में कॉन्स्टिट्यूशन ने कोर्ट ने डिफाइन कर दिया कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारे क्या आते हैं, बेसिक कोर स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता है सुप्रीम कोर्ट हमारा, मतलब अभी पार्लियामेंट हमारा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि जो आर्टिकल कुछ राइट्स को कोर्ट ने एक्सपेंड भी किया था, जैसे आर्टिकल 21 की बात करते हैं राइट टू लाइफ में, इसमें कुछ सब राइट्स भी इंक्लूड करे थे, जैसे हमारा राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, लिव इन क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू गेट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज, ये सब भी राइट्स में इन्वॉल्व किए गए थे, इसे एक्सपेंड किया गया था राइट आर्टिकल 21 में हमारे में। अब नेक्स्ट आएगा कुछ केसेस के बारे में बात करेंगे इंडिया के, जिसने काफी रोल प्ले किया था इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन को इवॉल्व करने में। अब पहला केस आता है इसमें केशवानंद भारती का, स्टेट ऑफ केरला के अगेंस्ट में आया था, 1973 में केस था, काफी पॉपुलर केस है। इसमें इशू था कि उन्होंने पूछा था कि पार्लियामेंट जो है कि वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज कर सकता है क्या, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स, उनका ये इशू था इसमें। तो कोर्ट ने इसमें बोला था कि पार्लियामेंट जो है वो कोई भी पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को वो नहीं ले सकता, उसे उसमें चेंजेस नहीं कर सकता है। तो कोर्ट ने बेसिक एलिमेंट्स मेंशन करिए थे कि जुडिशियल रिव्यू, सेक्युलरिज्म एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसमें ये क्या हम ऐसे बोल सकते हैं ना कि ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की, उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता है पार्लियामेंट, बाकी चेंजेस कर सकता है पार्लियामेंट, बस ये बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। अब इससे क्या हुआ आगे, इससे क्या हुआ कि एक बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बन के आया हमारा,
जिसमें मेंशन कर दिए गए हमारे ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं इसमें, और इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा आगे। तो जब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन बन के आया था तो इसने जो है काफ़ी सारे मतलब वोटिंग वगैरह पार्लियामेंट वगैरह में हुई थी, इससे बन के आया पूरा, और एक डिफाइन कर दिया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ये स्ट्रक्चर्स बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें ये नींव है कॉन्स्टिट्यूशन की, ये एसेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें चेंजेस नहीं होंगे। बाकी पार्लियामेंट कोई भी लॉ से कोई भी एक्ट से कुछ भी इसमें चेंजेस कर सकता है। अब नेक्स्ट आया था विशाखा केस का। विशाखा का केस था राजस्थान स्टेट के अगेंस्ट में, 1997 में आया था। ये एक सोशल वर्कर थी जिनको हेरेसमेंट और असॉल्ट फेस करना पड़ा था अपने वर्क प्लेस पर। तो उन्होंने बोला था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी एक लॉ नहीं है जो बता सके या फिर जो एटलीस्ट एड्रेस कर सके वुमेन का हेरेसमेंट, सेक्सुअल हेरेसमेंट वर्क प्लेस पर। तो इसके लिए उन्होंने केस किया था, अपील की थी कोर्ट में। तो कोर्ट का डिसीजन आया था उसी टाइम पे, इंस्टेंटली कोर्ट ने एक्शन लिए थे। कोर्ट ने डिसीजन आया था, कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइंस इशू की थी जिसमें उन्होंने ये इशू किया था कि एम्प्लॉयमेंट जो भी एम्प्लॉयज हैं वो प्रिवेंट, उनको बताया गया था कि ये अगर होता है तो ये सेक्सुअल हेरेसमेंट का केस होगा, उसे बताया जाएगा उसे, और ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कि ये अगर होगा तो आप इसे अपील कर सकते हो कोर्ट में या कहीं भी हो सकता है। फिर कोर्ट ने ये भी बोला था कि ये गाइडलाइंस जो है ये एज अ लॉ एक्ट करेंगे जब तक पार्लियामेंट जो है एक पर्टिकुलर पूरी प्रोसेस के थ्रू लेजिस्लेशन में एक एक्ट पास नहीं करवा देती, एक टॉपिक बना देती, पूरा एक टॉपिक मतलब पूरा एक्ट बन के एक पूरा लॉ नहीं बन जाता तब तक ये हमारे एक लॉ की तरह गाइडलाइंस जो है लॉ की तरह एक्ट करेंगी। कोर्ट ने ये सब चीज बोली थी। अब इससे क्या हुआ था, कोर्ट का ये प्रोएक्टिव रोल मतलब एक इंस्टेंट रोल प्ले किया था जो भी हमारे लीगल गैप्स है कॉन्स्टिट्यूशन में उनको फिल करने के लिए, और जिससे एक्चुअल में 2013 में एक हमारी गाइडलाइंस एक एक्ट बन के आया था, एक एक्ट बन के आया था जो फीमेल वर्कर्स को, फीमेल एम्प्लॉयज को कोई भी वर्क प्लेस पर कहीं भी काम कर रही हैं उनको सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए, सेक्सुअल हेरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट, ये एक्ट बन के आया था पूरा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कि अगर कुछ किसी भी एम्प्लॉय को, कोई फीमेल एम्प्लॉय अगर सेक्सुअल हेरेसमेंट फेस कर रही है अपने वर्क प्लेस पे तो फिर वो कोर्ट में अपील कर सकती है और इस गाइडलाइंस के अंदर उनको न्याय मिलेगा। इससे ये हुआ था कि इससे क्या हुआ था कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल गैप था वो भी फिल हो गया था। अब ये हमने पढ़े थे साउथ अफ्रीका के केसेस पढ़ लिए। साउथ अफ्रीका का मतलब कोर्ट जो है वो इन कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को हैंडल करता है, वो सब हमने देखा था। इसमें देखा हमने कि इंडिया जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के लिए कौन सा कोर्ट क्या रोल प्ले करता है, सुप्रीम कोर्ट कैसे रोल प्ले करता है और कौन से केस ने क्या क्या रोल प्ले किया था। अब दोनों का कंपैरिजन देखते हैं। इसमें देखेंगे कि दोनों कॉन्स्टिट्यूशन के जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन जो हुआ था, पावर क्या है सुप्रीम कोर्ट की, इनके कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की इन पावर्स में, तो इसमें कंपैरिजन देखेंगे और कुछ सिमिलरिटीज भी देखेंगे। पहला आ रहा है सोशल इकोनॉमिक राइट्स। तो साउथ अफ्रीका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इंस्टेंटली जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स के लिए डिसीजंस लिए थे, जो केस हुए थे उसमें, और जो इन्फोर्स मतलब लागू करवाए थे उन डिसीजंस को, तो उससे ये शो किया था कि जो सोशल इकोनॉमिक राइट्स है उनको एक्सपेंड करने का काम भी कर रहा है हमारा उनका कॉन्स्टिट्यूशन, और जो कोर्ट है और वो इन्फोर्सेबल भी है। जैसे जो केस हुआ था गुडविन वाला जिसमें जो लोगों के घर छीन लिए गए थे उनको इनफॉर्मल हाउसिंग के टाइम में, तो फिर गवर्नमेंट ने उस टाइम कोर्ट ने एक्शन लिया, तो इंस्टेंटली गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया था कि वो रीजनेबल एक्शंस लिए जाएं इसके लिए और लोगों को बेसिक नीड्स की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने में एक्शंस, नेसेसरी एक्शंस लिए प्लान तैयार करें कि ये जो हमारे राइट्स है वो इजीली एक्सेसिबल लोगों के लिए कैसे एक्सेसिबल कर सकते हैं, उसको एक प्लान तैयार करें। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है बेसिकली डीपीएसपी को यूज करता है टू एक्सप्लेन द इट्स आर्टिकल्स, इट्स फंडामेंटल राइट्स, एंड इवन उसने अपने आर्टिकल 21 को भी एक्सपेंड किया था उन्हीं फंडामेंटल डीपीएसपी को यूज करके, राइट टू लिव इन अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू गेट प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज एंड लिवलीहुड, एंड ये सब जो हमारी फैसिलिटीज जो बेसिक जो ऐड किए गए थे आर्टिकल 21 में वो डीपीएसपी को यूज करके ऐड किए गए थे। अब नेक्स्ट आता है बैलेंस ऑफ पावर। दोनों ही कोर्ट ध्यान रखते हैं कि जो कोई भी जो लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव जो एक्शंस हैं वो हमारे राइट्स को वायलेट ना करें और दोनों में एक बराबरी का पावर्स जो है बैलेंस रहे। लेजिस्लेशन जो है वो अपना काम करे, वो उसकी पावर्स को सप्रेस करने की कोशिश ना करे, सिमिलरली एग्जीक्यूटिव अपना काम करे और उसकी पावर्स को सप्रेस करने की कोशिश ना करे। इंडिया में जो है कोर्ट ने भी रेस्ट्रिक्शन लगा दी पार्लियामेंट पे कि वो कोई भी कानून में चेंजेस कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के
लॉ में, एक्ट में चेंजेस कर सकता है, बट उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज कर सकता। उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इसमें चेंजेस करना अलाउड नहीं है। इवन कोर्ट ने भी पार्लियामेंट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाई थी। अब आता है दोनों कॉन्स्टिट्यूशन का ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है। साउथ अफ्रीका जो है वो मेनली फोकस करता है जो अपार्थाइड एरा में इक्वलिटीज हुई थी उनको भरने में, उनको करेक्ट करने में, उनको इक्वलिटी, लोगों को इक्वलिटी जस्टिस प्रोवाइड करने में, राइट टू लाइफ डिग्निटी प्रोवाइड करवाने में। और इंडिया जो है वो जो कॉलोनियल एरा में जिस टाइम पे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था या फिर डेमोक्रेसी जो है उसको कैसे, इतनी डाइवर्स होने के बाद भी इंडिया इतनी डाइवर्स है तो उसे कैसे अच्छे तरीके से मेंटेन रख के डेमोक्रेसी चला सकते हैं इंडिया में, उसको उसके लिए काम करना मेनली इसमें फोकस करता है कि कॉलोनियल टाइम पे जो जो बोल सकते हैं इनह्यूमन ट्रीटमेंट हुआ था वैसा ना हो, लोग जो है जितने भी जो भी काम कर रहे हैं वो पीसफुली रह के अच्छे से कर पाए, उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़े, और कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ था उसको भी इतना फिर से ना हो, उसे इतना उसके लिए क्या एक्शन ले सकते हैं उस पर भी बेसिक काम कर रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेटिव नेचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें, नेक्स्ट पॉइंट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसलिए फेमस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पीआईएल के फैसिलिटी प्रोवाइड की हुई है कि कोई भी अगर इंसान वो अपना केस नहीं कर सकता है या फिर वो काबिल नहीं है या फिर बोल सकते हैं इसके लिए पॉसिबल नहीं है केस करना, अगर वो उसके राइट्स को वॉयलेट किया जा रहा है तो कोई भी दूसरा इंसान, कोई भी दूसरा पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके बिहाफ पे आकर केस कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया हुआ है, इंडिया इसीलिए फेमस है। अब साउथ अफ्रीका जो है वो भी प्रमोट कर रही है, इंकरेज कर रही है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को कि वो कोर्ट तक अप्रोच करें, क्या कहते हैं जो भी इनके वायलेशंस हो रहे हैं राइट्स को उनको सामने लाए मैटर्स को भी इसके लिए अप्रोच कर रही है, प्रमोट कर रही है साउथ अफ्रीका भी। तो हमने इसके कंपैरिजन देख लिए सारे। अब इसका कंक्लूजन की देखते हैं अगर हम, तो बेसिकली इसमें क्या हुआ था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया जो है दोनों ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन भी स्ट्रांग बने हुए हैं इनके, और इसको और स्ट्रांग करने का और अच्छे से इलेबोरेट करने का काम कौन कर रहा है, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स काम कर रहे हैं, उसको इंटरप्रेट करने का काम कर रहे हैं। राइट्स को इफेक्टिवली एनफोर्स कैसे किया जाए उसका काम कौन कर रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के को इलेबोरेटली एक्सप्लेन करने का सबका काम कर रहे हैं हमारे कोर्ट्स कर रहे हैं। जैसे ही हमारे लैंडमार्क हमने जजमेंट्स जो भी हुए थे साउथ अफ्रीका के, इंडिया के केस में हमने देखे थे, तो उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया कि उन्होंने डेप्थ में जाके राइट्स को एक्सप्लेन किया, उनको मीनिंग एक्सप्लेन किया और गवर्नमेंट को पुश किया कि गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया कि वो उसके लिए एक्शंस लिए जाएं, उसके लिए कैसे कैसे वो पॉलिसीज बना सकते हैं, इफेक्टिवली कैसे काम कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट को प्रमोट करने का और प्रेशराइज करने का काम भी किया था। तो इन केस ने क्या हाईलाइट किया था कि गवर्नमेंट जो है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका रियल वर्ल्ड पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और कैसे वो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रॉमिस किए गए हैं उनको कैसे गवर्नमेंट और हमारे कोर्ट्स जो है वो फुलफिल करने का काम कर रहे हैं। इवन ये भी शो कर रहा है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नेचर है वो भी इवॉल्व हो रहा है विद टाइम के साथ साथ। जैसे पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, जितना सोशल नेटवर्किंग जितना भी सब कुछ होता है उस टाइम पहले नहीं था, तो उसके साथ में जो राइट्स इवॉल्व हुए थे उसका भी ये शो कर रहा है कि ये हमारे टाइम के साथ में राइट्स भी इवॉल्व हो रहे हैं हमारे। इवन जो जुडिशियल डिसीजन जो लिए गए थे वो भी ध्यान में रख के दिए गए थे कि लोगों के जो वैल्यूज हैं उनको ध्यान में रखे कि इक्वलिटी का, डिग्निटी का, जस्टिस का, ये सब ध्यान में रख के राइट्स के जो जुडिशियल डिसीजन लिए जाते हैं उनको भी ध्यान में रख के लिए जाते हैं कि लोगों के कोई भी राइट्स को वॉयलेट ना किया जाए। हमने बेसिकली इसमें पढ़ लिया कि क्या हमारे राइट्स हैं, कोर्ट कैसे काम कर रहा है उनको और स्ट्रॉन्ग करने में, और कौन कौन से कोर्ट के जजमेंट्स ऐसे आए जिन्होंने क्या क्या काम किए, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने कैसे काम किए कि वो राइट्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और डायरेक्ट रियल वर्ल्ड लाइफ में उनको एनफोर्स कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में देखते हैं। Okay then, that's all for today. Thank you. If you like this lecture, please do like and share this video. And if you want complete notes of this subject or any other topic, you can visit our app Padho To Aise, and if you can use my coupon code Mansi10 for extra 10% discount on notes and courses. Thank you.